वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। बच्चों, पेपर एनालिसिस का ये जो पार्ट है हमारा, इसमें हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन डी में बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको एक केस बेस्ड स्टडी आपको दे दी जाती है और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हो सकता है मे बी इन क्वेश्चंस के आंसर इसमें हो, इन क्वेश्चन का आंसर इसमें ना भी हो, बट हिंट जरूर रहती है। उसी हिंट का हमें यूज़ करना होता है। क्लियर? चलिए, तो अब अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जो हैं ये पढ़ोगे तो इसमें क्वेश्चन आप मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से, इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ से हम लिख सकते हैं। तो वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। तो हम यहाँ अगर मैंने पढ़ा तो यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर लिखा है यहाँ से सेकेंड लाइन से 10 इन एडिशन टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर यहाँ कैटालिटिक की जगह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता तो भी क्या आता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। मतलब ये एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और दूसरा क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड टेंडेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। तीनों के लिए ही क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही आता कि द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऐसा लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। या ऐसा लगता है कि दे पजेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक, यहाँ पर इसका आंसर आप ये लिख सकते थे, लिखना ही था, क्या लिख सकते थे। और दूसरा रीज़न भी होता है बेटा कि मेटल क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी सरफेस पर सब्सटेंस को, है ना, और उनको फिर एक्टिवेट कर देती है, जैसा कि हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इस तरह से बिहेवियर करती है। ठीक, व्हाट इज़ द कोज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनाइट्स। हमें पता है कि लेंथेनोइड्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं, मतलब कि उनकी साइज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस होती जाती है। रीज़न हम यहाँ पर लिखते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो वही पूछ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है। तो देखो यहीं पर सीधा सीधा यहीं पे लिख रखा है विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन, है ना, लास्ट वाला लाइन में। तो यहाँ से आएगा इन द लेंथेनाइट देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू द, ये यहाँ से कॉज आ रहा है, ड्यू टू द इम्परफेक्ट शिल्डिंग। इम्परफेक्ट शिल्डिंग या आप क्या बोलते हैं, बार बार पुअर शिल्डिंग की भी हम क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। तो या तो इम्परफेक्ट शिल्डिंग या पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। जो ये 4f के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो द पुअर इफेक्ट या पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विच कॉज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक नंबर आपको ऐसे मिल जाता। डिफाइन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो वही बात हो गई, ये रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यही रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू इम्परफेक्ट शिल्डिंग 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसी में अंदर एक और भी 2 नंबर का क्वेश्चन, एक तो ये लिख दिया आपने वही का वही, क्योंकि यही है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इससे ही डिफाइन कर सकते हैं इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या है, हाउ डज इट अफेक्ट द एटॉमिक साइज ऑफ द थर्ड। अच्छा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन, ये अफेक्ट क्या करता है थर्ड और सेकेंड में, मतलब थर्ड और सेकेंड में क्या कर देता है, सिमिलर एटॉमिक साइज के पास लेके आ जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सेकेंड और थर्ड की क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, है ना, क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। यही इसका आंसर है कि क्या अफेक्ट करता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी जो एटॉमिक रेडियाई वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। किसकी वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये नहीं करते हैं आप तो ये कर दीजिए, इन एक्वस मीडिया विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ एंड Fe2+ एंड Y। बिल्कुल बहुत ही सिंपल था ये। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसमें से, Cr2+ और यहाँ पर Fe2+। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं पहले तो हम ये समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, और स्ट्रॉन्गर की बात की, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हो जाता है कि खुद क्या करते हैं,
खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, एक तो +3 है और एक +6 है। आयरन की +2 है और +3 है। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये मैक्सिमम Fe3+ जा सकता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ ये कहाँ जा सकता है, 2 से क्या पॉसिबिलिटी कि +3 तक जाएगा, तो यहाँ पर भी क्रोमियम +3 तक जा सकता है। अब हम देखते हैं कि क्रोमियम 2+ का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और क्रोमियम 3+ का क्या होता है। हमें पता है ये स्टेबल होती है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है 3D3 की बात होती है, यानी कि D में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, या हम यूँ कहें कि T2G3, तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है। यहाँ पर अगर हम T2GEG की बात करें और यहाँ पर क्या होता है Fe3+, यहाँ है 26, तो 6 D6 और 2, तो यहाँ पर T2G5EG0 होना, तो ये भी स्टेबल चाहिए, है ना। ये T2G6EG0, यहाँ पर ये T2G4EG0। हाँ D4, ये D4, ये D3, यहाँ पर D6 से यहाँ पर D5 तक आना, क्लियर। अब देखते हैं अपन कि ये किस लिए स्टेबल है, और बिकॉज इन एक्वस मीडिया स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट बताना था, तो हम बताएंगे कि स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्रोमियम है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन क्रोमियम इज ए स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+. Cr2+ is a stronger reducing agent than Fe2+. This is because Cr2+ ion is more stable. Cr3+ ion is more stable than Fe2+. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर रीज़न हम जो है फेवरेबल CFSC का भी हम दे सकते हैं। फेवरेबल CFSC का मतलब होता है कि जैसे T2G में 3 है, EG में यहाँ पर 0 है, यहाँ T2G3 है। अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर अगर आ सकता है 3 और EG में हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएं, तो यहाँ पर CFSC का जो डिफरेंस है, यानी कि फेवरेबल CFSC जो है स्टेबिलिटी के लिए, वो यहाँ पर ज़्यादा है ना, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें। तो इसका रीज़न ये भी दे सकते हैं कि D3 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हैज़ फेवरेबल CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसकी वजह से भी ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये था रीज़न, मैंने आपको बताया किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थे, किस तरह से T2GEG को लेके और CFSC को हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना था, और उसी के अकॉर्डिंग बताना था कि आप तो जनरली अगर इस तरह का भी आए तो आप एक तो स्टेबिलिटी का क्या दे सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास एक केस बेस्ड स्टडी ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है 13, जो कि बहुत ही सिंपल था, प्रोटीन से दे रखा था। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, ये मैंने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी बात है, पढ़ाया ही जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है, व्हाट आर इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स में हमें 2 इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं हमें पता है, द एमिनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं, है ना। कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन अवर, कांट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, तो हमें उसे कहाँ से लेना पड़ता है, दूसरी जगह से, है ना। तो एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय डाइट, जैसे भी हमें डाइट से ही लेना पड़ता है उनको, इसीलिए ये इसेंशियल है ना। और इसके लिए आपने कोई ट्रिक याद की हो तो देख लेना, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको लिखना था। लाइसिन हो गया, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइल एलानिन है, वैलिन है, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इसेंशियल के। ट्रिप्टोफेन है, हिस्टिडीन है, थ्रियोनिन है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये देखो इसेंशियल एमिनो एसिड्स का तो हमारे पास यहाँ पर नहीं था इसमें, लेकिन हाँ ज्विटर आयन का जरूर है। देखो ज्विटर आयन लिख रखा है यहाँ पर, ये आपने देखा यहाँ पर, इन ज्विटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर,
अस दे रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस। तो ये यही लिखना था आपको यहाँ पर, इतना सही आंसर में, ये बी वाला आंसर हो जाता आपका। व्हाट इज मीन बाय ज्यूटेरायनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ज्यूटेरायनिक फॉर्म का मतलब ये है, क्योंकि वो दोनों की तरह बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर है, दे रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि उसके पास क्या कौन कौन से हैं, NH3+ आयन भी है उसके पास और CO- भी है। ठीक। नेक्स्ट, अब ये तो हम देते ही हैं बच्चों को, बोलते ही हैं कि बेटा ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेटा फाइब्रस प्रोटीन का तो वैसे ही आपको है ना, फाइबर कैरेटीन की बात कर लेते हैं जो आपके बालों में होता है, कैरेटीन वैसे ही एग्जाम्पल आप लिख देते हैं। और कौन सा, कोलाजन की बात कर लेते हैं, ये भी क्या है, कोलाजन भी क्या है हमारा फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो अंडे में होता है बेटा, ईग में जिसका प्रोटीन है एल्बुमिन। मतलब एक एक की बोला था तो एक एक में भी एग्जाम आ सकते थे, लेकिन अगर और आपको करना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल, तो हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसके बाद में हीमोग्लोबिन के बाद में इंसुलिन होता है, ठीक है, वो भी होता है। ठीक, ये यहाँ पर बड़े आसान से आप लिख सकते थे आंसर। सी में व्हाट टाइप ऑफ लिंकेजेस होल्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन टुगेदर। ये रे यार क्या बात है, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है ना। प्रोटीन में क्या कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड, तो किस लिंकेज से जुड़ा होता है, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड लिंकेज से। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अपने कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स जुड़कर जो बनाते हैं लॉन्ग चेन, उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहाँ होता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिंकेज से क्वेश्चन आता है, जो आया बिल्कुल ठीक। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फीचर विच कैरेक्टराइजेज ए रिड्यूसिंग शुगर। कितनी हमने बात की रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, तो हमें पता है जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जिसके पास कीटोनिक ग्रुप होगा, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एल्डिहाइड है, तो इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर है। और रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम टेस्ट करते हैं, है ना। तो अगर टेस्ट की भी बात करें हम, तो टॉलेंस टेस्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, है ना। इससे हमें पता चल जाता है कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो एल्डिहाइडिक फॉर्म ग्लूकोज, मैनोज, है ना, उसके बाद में गैलेक्टोज, ये सारे हैं। और CO कीटोन किस में होता है, फ्रक्टोज में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड ए कीटो ग्रुप, ठीक है। वही क्या है हमारा पास स्ट्रक्चरल फीचर है कैरेक्टराइज करने का, किसको, रिड्यूसिंग शुगर को। ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, कितनी बढ़िया बात है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, शुगर प्लस बेस। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में एक चीज़ और बढ़ जाती है, न्यूक्लियोटाइड में एक चीज़ और बढ़ जाती है, क्या होती है, शुगर तो होता ही है, प्लस बेस भी होता है। बोलो क्या बढ़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप एज वेल, है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस न्यूक्लियोसाइड में, तो न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स शुगर एंड बेस ओनली, बट न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। अब यहाँ पर आप इनकी स्ट्रक्चर भी बना सकते थे, कुछ बना के भी आप बता सकते थे कि पेंटोस शुगर होता है इस तरह से, और यहाँ पर क्या लगा होता है, हमारा बेस लगा होता है, फिर फॉस्फेट। तो इस तरह से आप बता सकते थे बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा सेक्शन D जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन E की बात करेंगे, जो थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा जाएगा, क्योंकि सेक्शन E में काफ़ी कुछ सोल्व करवाने को। और सेक्शन E के बाद में हमारा जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल बात ये है कि सेक्शन D भी तीनों ही सेट 1, 2, 3 में क्या था, सेम था बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने जो है दोस्तों को बताइए और थोड़ा सीख कर जाइए। पेपर एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जो है 12th की प्रिपरेशन करते रहिए, ध्यान देते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।